हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपने इस क्लास में जुड़े हुए हैं और आज हम लोग हाई बीपी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाई बीपी। हाई बीपी क्या होता है, उसमें कैसा आहार लेना चाहिए, क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है, क्या उपचार किया जाता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप। क्या पढ़ेंगे? उच्च रक्तचाप। कि उच्च रक्तचाप है क्या? हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो जब थोड़ा बढ़ जाता है तो हाई बीपी हो जाता है और कम हो जाता है तो लो बीपी हो जाता है। तो उसका एक जो सामान्य स्तर होता है कि हमारा जो सामान्य स्तर होता है ब्लड प्रेशर का कितना होता है? 80 से 120 mmHg। क्या होता है? mmHg। मतलब इससे अधिक या कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा बीपी हाई या लो हो जाता है। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उच्च रक्तचाप में आहार। क्या पढ़ेंगे? उच्च रक्तचाप में आहार। तो उच्च रक्तचाप में हम लोग आहार में क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कुछ इसमें 2-4 पॉइंट हैं, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप क्या होता है? मतलब 120 से 80 mmHg के बीच ही, मतलब ये हमारा सामान्य रक्तदाब है। क्या है? सामान्य स्तर रक्तदाब का होता है। कितना होता है? 120 से 180। 80 क्या होता है? डायस्टोलिक और 120 क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इससे अधिक या कम हो जाने पर क्या होता है? हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसमें उक्त जो हमारा हाई बीपी होता है इसमें हम लोग कैसा आहार लेते हैं? तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाई बीपी में कैसा आहार लेते हैं? कैंपनर का आहार। कैंपनर का आहार। कैसा आहार लेते हैं हाई बीपी में? तो कैंपनर का आहार लेते हैं। ठीक है, और इसकी एक दवा भी होती है, उसको क्या कहते हैं? बीटा ब्लॉकर। क्या होता है? बीटा ब्लॉकर। इसमें जो दवा ली जाती है, दवा उसका नाम है बीटा ब्लॉकर। अगले एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि इसका क्या यंत्र है, मतलब उच्च रक्तचाप नापने का क्या यंत्र है। तो यंत्र हम लोग देखते हैं क्या यंत्र है इसका। उच्च रक्तचाप मापने का क्या यंत्र होता है? क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, ये उच्च रक्तचाप नापने का यंत्र होता है। ये क्वेश्चन पूछे भी कैंपनर का आहार किस रूप में दिया जाता है? तो हाई बीपी या फिर उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। हमारा सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 180 mmHg होता है। अगर पूछे क्या कौन सी दवा दी जाती है तो होती है बीटा ब्लॉकर दवा। अगर पूछे कौन से यंत्र से नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर पूछा गया हमारा सिस्टोलिक रक्तदाब सामान्य कितना होता है? तो 120 mmHg। डायस्टोलिक पूछा गया तो 80 mmHg होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में बनते हैं। अगला क्या पूछा जाता है कि ये भी पूछा जाता है कि किस अवस्था में कितना डायस्टोलिक होना चाहिए, कितना सिस्टोलिक होना चाहिए। ठीक, क्या पूछा जाता है कि किस अवस्था में कितना सिस्टोलिक दाब होना चाहिए, कितना डायस्टोलिक दाब होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 60वां अवस्था में हमारी सिस्टोलिक दाब कितना होता है और डायस्टोलिक दाब कितना होता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? हमारे पेपर में। एलटी में तो अक्सर पूछे, एलटी और टीजीटी के पीजीटी एलटी में ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितना होता है हमारा सिस्टोलिक 60वां अवस्था में? 60 से 90। 60 से 90 के बीच होता है, तो समझ लीजिए सामान्य है, mmHg होता है। ठीक है, अगले के डायस्टोलिक अगर हम लोग पूछे तो डायस्टोलिक कितना होता है? 50 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, mmHg।
उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था में सिस्टोलिक कितना होता है तो हम लोग कितना कहेंगे 80 से 110 mmHg। और डायस्टोलिक बाल्यावस्था में कितना होता है 16 mmHg। उसके बाद क्या आता है हमारा किशोरावस्था। अगर किशोरावस्था में पूछ लिया कितना होता है तो होता है 90 से 110 mmHg। और कितना उसके बाद क्या डायस्टोलिक किशोरावस्था में कितना होता है 60 से 70 mmHg। कितना कितना हुआ नॉर्मल रहता है। उसके बाद क्या रहता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में कितना होता है 110 से 125। ये हमारे उम्र और लिंग समय के अनुसार बदलते रहते हैं, थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछे प्रौढ़ावस्था में डायस्टोलिक कितना होता है तो कितना होता है 60 से 70 ही होता है, ठीक। उसके बाद अगर पूछा जाए कि वृद्धावस्था में कितना होता है तो वृद्धावस्था में कितना होता है हमारा सिस्टोलिक दबाव 130 से 150 mmHg। उसके बाद डायस्टोलिक अगर पूछ लीजिए कितना होता है 80 से 90 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे किसके अनुसार उम्र के अनुसार कैसे होता है। शिशुअवस्था में कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है, किशोरावस्था में कितना होता है, प्रौढ़ावस्था में कितना होता है और वृद्धावस्था में कितना होता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, अब पूछे जाने के चांस भी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे कि क्या सिस्टोलिक है, क्या डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक कितना होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे कम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में, सबसे अधिक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किस अवस्था में होता है तो वृद्धावस्था में, ठीक है। किसमें होता है वृद्धावस्था में। उसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च रक्तचाप के कारण कि हमारे जो हाई बीपी होता है उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। क्या कारण हो सकता है हमारे हाई बीपी का, आयु से भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है हाई बीपी की समस्या होती जाती है, ठीक है। टेंशन, क्योंकि हम लोग टेंशन करते हैं, टेंशन लेते हैं और हमारे फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, घर परिवार सब सारी चिंताएं घेर लेती हैं, जिसके साथ साथ हमारा हाई बीपी भी बढ़ने लगता है। उसके बाद धूम्रपान और मद्यपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं, शराब, गुटखा और तंबाकू इन सब का सेवन करते हैं, उनमें भी हाई बीपी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये सारे कारण ऐसे होते हैं जिससे हमारे हाई बीपी हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्या होता है मोटापा। एक दुबले व्यक्ति की अपेक्षा जो मोटा व्यक्ति होता है उनमें हाई बीपी की चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जैसे क्या कहा भी गया है कि मोटापा रोगों का घर होता है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर की ओर आकर्षित होते रहते हैं और उस मोटापा से हमारे रोग क्या होते हैं, रोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को फिट एंड फाइन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है रुधिर वाहिनियों में वसा का जमा। हम लोगों ने कल एथेरोस्क्लेरोसिस विषय पढ़ा था, तो उसमें इसके पहले जो हम लोग ने कार्डियोवास्कुलर पढ़ा नहीं था, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस रोग, उसमें क्या हुआ था वसा के जमाव के कारण हमारी रक्त नलिकाएं बाधित हो जा रही थी, जिससे क्या हाई बीपी हो जा रहा था। तो हमारी रुधिर वाहिनियों में भी अगर वसा का जमा हो रहा है तो हाई बीपी हो जाता है, ठीक है। जैसे जिससे हमारी रुधिर वाहिनियाँ है इसमें अगर वसा का यहाँ जमा हो जाता है तो क्या होता है, इससे हमारे हाई बीपी हो जाता है। बीपी कैसे होता है, क्योंकि हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है इसी वजह से हमें हाई बीपी हो जाता है। फिर अगला होता है बुढ़ापा। वृद्धावस्था में हाई बीपी की समस्या सर्वाधिक मात्रा में हो जाती है। कितनी सर्वाधिक, क्योंकि वृद्धावस्था में ही सर्वाधिक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है हमारा सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है। किसमें, बुढ़ापा में। अगला नमक का अधिक सेवन। अधिक सेवन भी, नमक का अधिक सेवन और अधिक समय तक सेवन, मतलब जैसे हम काफ़ी समय से लगातार नमक का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो हमारी क्या होगा, हाई बीपी हो जाएगा, यानी उच्च रक्तचाप के हम लोग शिकार हो जाएंगे। उसके बाद क्या था शारीरिक क्रियाशीलता में कमी। अगर हम
अपनी कार्यशीलता में कमी कर रहे हैं। हम आराम पसंद जीवन पसंद करते हैं कि हम विलासितापूर्ण जीवन या फिर आरामदायक जीवन चाहते हैं, कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, बस आराम से खाएं सोए। तो हमें क्या होगा, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी तो होगा ही होगा, क्योंकि काम करते रहने से हमारी जो जितनी भी मसल्स हैं सारी सक्रिय रहती हैं। नहीं तो जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो कोई ना कोई रोग तो हमें घेरेगा ही। उसके बाद क्या आता है, ये तो हुआ क्या, उच्च रक्तचाप के कारण कि इसकी क्या कारण है। फिर क्या आता है, उच्च रक्तचाप क्या आता है, उच्च रक्तचाप के लक्षण कि उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के क्या लक्षण है। हाई बीपी के लक्षण में होता है सीने में दर्द। जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो हमें देखते अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, अगर घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे या फिर हाई बीपी का कोई पेशेंट होगा तो जब उसकी बीपी बढ़ जाती है तो क्या होता है, सीने में दर्द होने लगता है। सीने में दर्द होता है, सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, कब्ज के शिकार, अधिकतर हाई बीपी पेशेंट को कब्ज का शिकार रहता है। उसके बाद क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ने का मतलब ये है कि हाई बीपी हो गया। जब हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई बीपी ही हो जाएगा। फिर क्या होता है, आंखों के आगे धुंधलापन। देखिए जब बीपी बढ़ जाता है, हमें चक्कर आता है, सर दर्द होता है, तो क्या होता है, हमारी आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, हमको कुछ साफ नजर नहीं आता है। फिर क्या होता है, चक्कर आना। चक्कर तो आएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि जब सिर दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, कब्ज होगा, हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो चक्कर तो आएंगे ही। उसके बाद क्या होता है, सूजन यानी कि ओडिमा। हमारे रक्तवाहिनियों में अगर रक्तवाहिनियों क्या हमारे ऊतकों में अगर पानी भर गया तो हमारे शरीर की जो हमारा हाथ पैर सूजे मतलब मोटा मोटा प्रतीत होगा। जैसे सूजन भी हाई बीपी का लक्षण होता है। सूजन मतलब मोटापा भी हो सकता है, ओडिमा भी हो सकती है। सूजन से दो तात्पर्य, एक ओडिमा एक मोटापा भी होता है, ओडिमा भी होता है, दो से सूजन हमारे शरीर में आ जाती है। तो ये क्या हुआ, हाई बीपी के लक्षण। ठीक है, उसके बाद आता है आहार कि इसमें कौन सा आहार लेना चाहिए। इसमें हमारा जो हाई बीपी है इसमें कैसा आहार लेना चाहिए, मतलब जो हम लोग थेरेपेटिक डाइट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कैसा आहार लेना चाहिए कि इसमें हाई बीपी में, तो हाई बीपी में कैलोरी जो लेना चाहिए वो 5 से 10% कम कर देनी चाहिए। जितना हम लोग खा पी रहे हैं उस समय जब हम बीमार नहीं, उस समय जितना भी अपना कैलोरी लेते हैं उससे 5 से 10% तक हमें रोग की स्थिति में भी हाई बीपी में कैलोरी कम कर देनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए, प्रोटीन जो है हमारा हाई बीपी में ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, मतलब उसकी कमी नहीं करनी चाहिए। जितना हम लोग ले रहे हैं उतना ही लेना चाहिए। और अपनी लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार क्रियाशीलता, मेन चीज़ होती है क्रियाशीलता, हम कैसा कार्य कर रहे हैं, कम मेहनत वाला, अधिक मेहनत वाला, मध्यम मेहनत वाली, कम क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, हम कैसे क्रियाशील है, किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से भी हमें प्रोटीन लेना चाहिए। यानी प्रोटीन के सारी डाइट उसी हिसाब से लेनी चाहिए, क्योंकि एक कम करने वाले व्यक्ति और एक अधिक कार्य करने वाले, एक मानसिक कार्य करने वाले, एक शारीरिक कार्य करने, एक पढ़ाने वाले व्यक्ति और एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति के इसमें डाइट में अंतर होता है। उन्हें अधिक डाइट की आवश्यकता होती है, इन्हें कम डाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोटीन अपनी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और आयु, लिंग, क्रियाशीलता, इन सबके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ओके, अगला आता है वसा। वसा में क्या होता है कि हमें जो है संतृप्त वसाएं नहीं लेनी चाहिए। घी, मक्खन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें नहीं लेना चाहिए। हमें कैसी वसाएं लेना चाहिए, असंतृप्त वसाएं, यानी कि सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये सारी जो होती है वसाएं, इस तरीके से हमें वसा रूप में लेना चाहिए, वो भी कम मात्रा में, ज़्यादा ये भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कैसा लेना चाहिए, रफेज युक्त, या रफेज युक्त मतलब रेशे युक्त जो कार्बोहाइड्रेट हो जो लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जो रफेज युक्त कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कब्ज, जो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि कब्ज, इसकी लक्षण कब्ज भी होता है, तो रफेज युक्त कार्बोहाइड्रेट लेने से कब्ज में राहत मिलती है, कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, इसलिए हमें रफेज युक्त कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन क्या होता है, विटामिन बी और सी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। हाई बीपी में विटामिन बी और सी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, और जो विटामिन ए, डी, ई की हैं पर्याप्त मात्रा में। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और बी सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो वो फैट, जानते हुए फैट उसमें हाई बीपी में नुकसान करता है, इसलिए इसको पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, इसको अधिक मात्रा में लेना नहीं चाहिए, कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए। ओके,
उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण कैसे लेना चाहिए, खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा, जो हमारे मिनरल्स, चाहे जो मिनरल, सारे मिनरल्स हमको लेने चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। किसके, सोडियम को छोड़ के, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के हमें अपने मिनरल्स को अपनी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में और किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके उपचार के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा उपचार है, तो जो हमारा हाई बीपी है, इसके उपचार के लिए बीटा ब्लॉकर, क्या, बीटा ब्लॉकर व वैसोडाइलेटर दवा का प्रयोग करते हैं। बीटा ब्लॉकर और वैसोडाइलेटर दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये इसको अपन नोट करके पूछा जा सकता है पेपर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर पूछा जा चुका है और वैसोडाइलेटर इसको पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला है सोडियम। सोडियम कम से कम, हमने बताया ना कि सोडियम या नमक, सोडियम यानी नमक, इसको कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके बाद कैंपनर डाइट की सलाह दी गई। क्या दी गई, कैंपनर डाइट की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने कैंपनर डाइट की सलाह दी है इसके उपचार। एक हम लोग सोचते कि कैंपनर डाइट तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, पेपर में भी आगे कहा कैंपनर डाइट किससे संबंधित, हम लोग कहेंगे हाई बीपी से संबंधित है। तो ये कैंपनर डाइट को हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होनी ही चाहिए ना कि कैंपनर डाइट है क्या आखिर। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैंपनर डाइट क्या है। ठीक है, क्या कैंपनर डाइट, चलिए देखते हैं कि कैंपनर डाइट क्या है। ओके, देखिए मान लीजिए ये है कैंपनर डाइट। हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा कैंपनर, कैंपनर डाइट। ठीक है, कैंपनर डाइट। तो कैंपनर डाइट है क्या, इसकी खोज जो हुई थी वो किसमें हुई थी, 1948 यानी 1948 में इसकी खोज की। अगर पूछे जाए इसकी खोज तो 1948 में तो हो गई, लेकिन किसने की इसकी खोज, तो हम लोग क्या बनेंगे, कैंपनर, कैंपनर, क्या बोलेंगे, कैंपनर, कैंपनर नामक वैज्ञानिक ने। कैंपनर डाइट की खोज किसने, कैंपनर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, कैंपनर ने वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, खोज की, तो इसमें अब हम लोग सोचते हैं कि हाँ मान लीजिए 1948 में तो इसकी खोज हुई, कैंपनर नामक वैज्ञानिक ने भी की थी। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर आखिर इसमें होता क्या, हम लोग के मन में सवाल भी आता है ना, क्वेश्चन आएगा कि इसमें होता क्या कैंपनर डाइट में। तो हम लोग देखते हैं कैंपनर डाइट में होता क्या, इसमें कैंपनर डाइट में क्या होता है, पहले तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, चावल, और दूसरा क्या होता है, चावल के साथ साथ क्या होता है, फल, और होता है इसमें चावल होता है, फल होता है, फल, और क्या होता है, एक चीज और इसमें होता है, क्या होता है एक चीज और, शक्कर, क्या होता है, शक्कर। ठीक है, क्या क्या तीन चीजें हुई, एक चावल, एक फल, एक शक्कर। और जो ये चावल है ये भी कैसे होना चाहिए, पका हुआ चावल, पका हुआ, पका हुआ। ठीक है, चावल कैसा होना चाहिए, पका हुआ। अब इसकी हम लोग मात्रा भी देख लेते हैं, कितनी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये तीनों जो है अगर होता है तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए। जो मान लीजिए जो हमारा पका हुआ चावल है कितना होना चाहिए, 250 से 300 ग्राम तक, कितना, 250 से 300 ग्राम। उसके बाद अगर हम लोग क्या पे फल, फल कितना होना चाहिए, 700 से कितना, 1000 ml तक। ठीक है, अगला आता है शक्कर। शक्कर कितना, शक्कर मान लीजिए 100 से 150 ग्राम, कितना, 100 से 150 ग्राम। उसके बाद कितना हुआ, इससे व्यक्ति को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई, इससे व्यक्ति को लगभग 300, लगभग इससे व्यक्ति को क्या कैंपनर डाइट में क्या हो जाता है, लगभग इससे व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जा रही, 2000 कैलोरी, कितनी, 2000 कैलोरी। ठीक है, क्या प्राप्त हो जा रही, इससे लगभग 2000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जा रही। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है।
तो और सॉरी, एक चीज तो इसमें लिखना ही भूल गए। ये जो हमारा हुआ चावल हुआ, फल हुआ, शक्कर हुआ, ठीक है, चावल, फल और शक्कर। उसके बाद क्या होता है, इससे हमें मिलता क्या है, इससे हमें मिलता है क्या, तो हम लोग देख सकते इससे मिल क्या रहा है। इससे मिल जाता लगभग 5 ग्राम वसा मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इससे हमें 5 ग्राम वसा मिल जाता है और लगभग क्या मिल जाता है, 20 ग्राम क्या मिलता है, तो जो हमारा 20 ग्राम है वो मिल जाता है प्रोटीन इससे। और उसके बाद क्या मिल जाता है, लगभग 150 यानी कि 150 mg के करीब सोडियम इसमें होता है। और इससे क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम हो गया। और क्या मिलता है, 200 mg करीब क्या मिल जाता है, 200 mg के करीब इसमें मिलता है क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इतना इसमें मिलता है। ओके। और जो उच्च रक्तचाप का रोगी होता है उसको क्या होता है, 300-400 mg सोडियम लेने की सलाह दी जाती है। 300 से 400 mg क्या लेने की सलाह दी जाती है, सोडियम की सलाह दी जाती है। तो लगभग इसमें तो हो जाता है 300 से, ये नोट करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं कि इससे व्यक्ति को क्या मिला, 2000 कैलोरी ऊर्जा। इससे व्यक्ति को 2000 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए कैंपनर डाइट जो होता है वो इस चीज को, हाई बीपी के पेशेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि हाई बीपी के पेशेंट को कितना हमको डाइट देना है, उस हिसाब से एक कैंपनर डाइट बनाया गया। इसीलिए कैंपनर डाइट को हम हाई बीपी में प्रयोग करते हैं। जो कैंपनर वैज्ञानिक थे इन्होंने इसी चीज को, हाई बीपी को पेशेंट को ध्यान में रखते हुए इस आहार को बनाया है। इसलिए इस आहार को हम किस में देते हैं, हाई बीपी के पेशेंट को। और एक चीज और नोट करके क्या लिख सकते हैं हम लोग कि उच्च जो हाई बीपी के रोगी होते हैं, ये नोट करके लिख लेते हैं, हाई बीपी, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं इनको क्या करना चाहिए, इस रोगी को हमको 300 से 400 mg, 300 से 400 mg क्या देना चाहिए, सोडियम। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, mg सोडियम देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है इनके रोगी को क्या करना चाहिए, 300 से 400 mg सोडियम देने की सलाह दी जाती है। इससे ज़्यादा सोडियम इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी में सर्वाधिक, हाई बीपी के पेशेंट में सर्वाधिक नुकसान क्या करता है, सोडियम। सोडियम को कभी कभी तो जब ज़्यादा हमारा बीपी बढ़ जाता है तो हमें डॉक्टर लोग सोडियम को, मतलब नमक को पूर्ण रूप से वर्जित कर देते हैं, इनको नमक दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा सोडियम। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा सोडियम। तो आज हम लोगों ने सोडियम के बारे में पूरा, सोडियम सॉरी मतलब हाई बीपी के बारे में पढ़ा, जिसमें सोडियम बिल्कुल नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग हो, मतलब जिस हिसाब से हमारा रक्तचाप बढ़ा हो उस हिसाब से हमें नमक देना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो नमक नहीं देना चाहिए। तो हम लोग आज आप क्या पढ़ा, हाई बीपी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया। आप देखिए, आप लोग इस वीडियो में पूरी की पूरी हमने उच्च रक्तचाप कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर डेली शाम 8 बजे अपने लाइव से जुड़ना ना भूलें। डेली शाम 8 बजे हम लोग अपने लाइव सेशन करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ 8 बजे आके लाइव सेशन से जुड़िए। थैंक यू सो मच।